सो ये पूरा मेटल नॉन मेटल का पूरा चैप्टर एक बार रिवीजन देंगे, ठीक है, पूरा एकदम शुरू से एंड तक, ठीक है। इसलिए बोला मैंने कॉपी रेडी करो, अगर कुछ टॉपिक बीच में अटक जाते हो तो नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। देख लो एक बार। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टार्ट जो था यहाँ पे वो था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उससे पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस देख लेंगे एक बार, ठीक है। ये पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये एक्चुअली कल उस बैच में करवाया था तो इसके लिए तैयार किया पूरा, तो एक बार तुम लोगों को भी पूरा करवा देंगे, ठीक है। देख लो, तो 118 टोटल एलिमेंट्स होते हैं, ये पता है हमको। उन 118 एलिमेंट्स को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो हमको मिलते हैं मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। ये तीन चीजें मिलते हैं हमको, ठीक है। मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। अभी मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटलॉइड्स के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर पढ़ना है हमको, ठीक है, हायर क्लास में करोगे। अभी नहीं चाहिए हमको, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटलॉइड्स का बेसिक चीज ये समझ लो, ये मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होल्ड करने में कैपेबल रहते हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे 7 एलिमेंट्स हैं हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में, उनको मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ आज हम पूरे डिटेल्स में अच्छे से समझ लेना, पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन करके ये नोट डाउन करके रखना, ठीक है। पूरे डिटेल्स में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में समझेंगे, एकदम पूरा डिटेल, ओके। पूरा चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए चाहिए होता है। हमको ये पता है कि टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट्स को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो हमको मिलता है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल्स हमारे पास 93 टोटल मेटल होते हैं, मेटलॉइड होंगे 18, ठीक है। मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म एक्चुअली हमारा एलिमेंट्स होता है ना। ये हमने पढ़ा है, 9 में भी पढ़ा है, उससे पहले भी पढ़ा है, हम बहुत दिनों से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। सबसे सिंपलेस्ट, सबसे इजीएस्ट फॉर्म, सबसे एकदम मतलब बेसिक फॉर्म ये होगा, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ये होगा, ठीक है ना। now देखो, इस साल हम मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटलॉइड्स हम नहीं पढ़ने वाले। मेटलॉइड्स के बारे में सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन एनफ है तुम्हारे लिए कि मेटलॉइड्स 7 टोटल मेटलॉइड्स है हमारे पास, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। उन 7 मेटलॉइड्स में से ये मेटलॉइड्स का काम क्या होता है ना, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली होल्ड करने में कैपेबल होता है, याद रखो, ओके। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज होल्ड करने में कैपेबल रहते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। नाउ इस साल हम ये वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे, हमको डिटेल्स में पढ़ना है नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के बारे में। एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट टॉपिक देखते जाओ। मेटल्स, पहली बात, जब हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं इन नेचर, मतलब जब भी वो केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे वो आयन बनाएंगे तो पॉजिटिव आयन बनाएगा हमेशा, ठीक है, विप्रोजिव। नाउ टोटल हमारे पास कितने मेटल्स है? 93 मेटल्स है। देखो एमसीक्यूज के लिए इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते रहते हैं, ठीक है ना। टोटल 93 मेटल्स है। उन 93 मेटल्स में से 92 मतलब मेजॉरिटी मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक मेटल जो है वो है मरकरी, वो होगा लिक्विड, ठीक है। मरकरी का सिंबल होगा Ag, दैट्स इट, सिंपल। मेटल्स के बारे में बस इतना ही, उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। नॉन मेटल्स का केस क्या होता है? नॉन मेटल्स होंगे वो वाले एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे इन नेचर, मतलब जब भी ये केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे ये नेगेटिव आयंस बनाएंगे, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। वो होंगे नॉन मेटल्स। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है हमारा प्यारा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन
पॉजिटिव आयन भी बनाने में केपेबल है, ठीक है। बाकी नॉन मेटल्स आइदर जीरो वैलेंसी होल्ड करेगा, जैसे कि हीलियम, नियॉन, ये सारे जो नोबल गैसेस हैं, ये जीरो वैलेंसी होल्ड करेगा, वो आयन नहीं बनाता। इसके अलावा बाकी सारे के सारे नॉन मेटल्स जो भी हैं हमारे पास, सब के सब नेगेटिव आयंस बनाएंगे, दैट्स इट, क्लियर है? ओके, नॉन मेटल्स आर, इसीलिए हम बोलते हैं नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। टोटल हमारे पास 18 नॉन मेटल्स है आउट ऑफ 118। उस 18 नॉन मेटल्स में से 6 सॉलिड होंगे, 6 नॉन मेटल्स में जो सॉलिड, जैसे कि कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये हो गया ना, ऐसे सॉलिड होगा कुछ। एक नॉन मेटल रहेगा हमारा ब्रोमीन, वो होगा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर ब्रोमीन का गैस भी होता है, ब्राउन कलर का दिखता है, ठीक है, ये ट्रू है, बट उसके लिए रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हायर टेम्परेचर चाहिए होता है। जनरल रूम टेम्परेचर में ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में ही रहता है, याद रखो, ठीक है, समझ में आया? ये याद रखना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। नाउ देखो, और बाकी के 11 हमारे गैस होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे के सारे गैसेस होंगे, ठीक है। फ्लोरीन, ये सब कुछ सारे गैसियस फॉर्म में हमको नेचर में मिलेगा एट रूम टेम्परेचर, याद रहेगा, ये बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, मेटल्स की बात जब हम करेंगे, वो होंगे ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। टोटल 93 मेटल्स हैं, 92 of them are solids, one is a liquid, that is mercury, ठीक है। नॉन मेटल्स की जब हम बात करेंगे, 18 नॉन मेटल्स आर देयर इन टोटल, उनमें से 6 नॉन मेटल हमारा सॉलिड होता है, जैसे कि कार्बन, सल्फर, वो वाले। एक होगा लिक्विड जो है ब्रोमीन, एक ही है वो, और 11 नॉन मेटल जो बचेगा वो सारे गैसेस होंगे, ठीक है, सारे नोबल गैसेस। फिर हैलाइड्स में आ रहा है हमारा क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर चैल्कोजेन ग्रुप में आ जाएगा हमारा वो ऑक्सीजन, ये सारी चीजें, ठीक है, बेसिक नाइट्रोजन, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मेजॉरिटी हमारे गैसेस होंगे, 6 सॉलिड होगा, एक लिक्विड रहेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, ठीक है, एमसीक्यू में भी आता है और एसएसएन रीजंस में भी आते हैं, ऐसे आते रहते हैं, याद रखना, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमको पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक में, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने पड़ेंगे। मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी हम नॉन मेटल के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे आज, ताकि जल्दी जल्दी हो और हमको एकदम एक सीक्वेंस में हमको अच्छे से समझ में आ जाए। मेटल्स बेसिकली कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। मेटल्स जनरली हार्ड होंगे, हार्डनेस के केस में मेटल्स बहुत हार्ड होता है, बट उसमें एक्सेप्शन है ना, सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते, है ना, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है। ये इतने सॉफ्ट हैं कि उनको हाथ से भी फाड़ सकते हो, ठीक है। सोडियम का डब्बा मैं उस बैच में रख के आ गया हूँ, तो आज नहीं दिखा सकता, सॉरी, नेक्स्ट दिन मुझे याद रहा तो मैं लेके आऊंगा, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ये पूरा हाथ से तुम ऐसे ऐसे ही निकाल सकते हो आराम से, ठीक है, इतना सॉफ्ट होता है, समझ में आ रहा है? बट उसको चबाना नहीं है, अगर चबाओगे तो हो गया ना, बहुत रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है ना, वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, तो बेटा मुंह के अंदर फट जाएगा, तुम लास्ट में ही मारोगे। ओके, मैं दिखाने से समझ में आ जाएगा, पागल है चावया या आई विल ब्रिंग, मैं कल उस बैच में दिखा के आया, ठीक है, बट आज लाना भूल गया मैं, वहीं पे रह गया वाटर, ठीक है, मैं लेके आऊंगा, नेक्स्ट दिन लेके आऊंगा, ठीक है। नाउ हार्डनेस के केस में अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, जनरली सॉफ्ट होता है, उसमें आते हैं थोड़ी देर बाद, देखो एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं। मेटल्स हार्ड होगा जनरली, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं, जैसे आयरन, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, ये सारे हार्ड होंगे, ठीक है। उनमें से कुछ एक्सेप्शंस रहेगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सारे सॉफ्ट होंगे, इतना सॉफ्ट होगा कि चाकू से आराम से काट सकते हो, हाथ से उसको टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, ऐसा ऐसा किया जा सकता है, उसमें ऐसे उंगली से दबा के उसको स्क्वीज कर सकते हो आराम से, इतना सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ये मेटल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोनोरोसिटी का, मतलब अगर किसी मेटल में तुम हिट करते हो उस पर रिंगिंग नॉइज निकलेगा, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल टू प्रोड्यूस रिंगिंग बेल साउंड व्हेन स्ट्रक विद द हार्ड सरफेस,
ठीक है, ऐसा रिंगिंग नॉइज निकलेगा। कोई भी सरफेस में हट हिट करोगे तो साउंड निकलेगा जैसे ये वाला, ठीक है ना, बट मेटल में हिट करोगे वो एक रिंगिंग नॉइज निकालेगा जैसे बेल में होता है, समझ में आ रहा है, बेल जैसा साउंड निकालेगा, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। आप प्लास्टिक से हिट करोगे नहीं होने वाले वो, तुमको हार्ड सरफेस में हिट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। नाउ देखो, समझ में आया, देखो इसके बाद हमारा आता है मेलिएबिलिटी, डक्टाइलिटी, ये प्रॉपर्टीज हमको पता है, ये भी हमने क्लास 1 में भी पढ़ा है, एक बार बहुत बार पढ़ चुके हैं। मेलिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, अगर तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी एक मेटेलिक सरफेस पे, तो वो फोर्स एप्लीकेशन की वजह से ये पूरा स्क्वीज होके एकदम पतला शीट बन जाएगा, शीट मेटल बन जाएगा, इसको मेलिएबिलिटी बोलते हैं। इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके हम चाकू, छुरा, तलवार ये सब बनाते हैं, समझ में आ रहा है, एल्यूमिनियम फॉयल, ये इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके बनाया जाता है, समझ में आ रहा है। तो वो उसमें होता क्या है कि हम मेटल्स को अगर हथौड़े से जोर जोर से मारे तो मेटल ना ऐसे चपटा होके पूरा एक मेटलिक शीट बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखा होगा लोहे के दुकान में ऐसे गरम करके मेटल में हथौड़े से ठांग ठांग करके मारता रहता है, क्यों मारता है, ताकि वो पतला बन जाए, ठीक है। उसके बाद उसको शेप डालेंगे, उसके बाद उसको चाकू में कन्वर्ट करेंगे या फिर जो बनाना है वो बनाएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी का, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम थोड़ा सा ये वाला फोर्थ वाला स्किप करके मैं फिफ्थ वाले में दिखाता हूँ, डक्टाइलिटी, क्योंकि मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, ये दोनों प्लास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है मेटल का। ये क्लास 11 में जाके फिजिक्स में पढ़ोगे तुम, प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, मतलब एक बार समझा देता हूँ। प्लास्टिक प्रॉपर्टी मतलब है कि अगर तुम किसी एक सब्सटेंस के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो डिफॉर्म होगा, जैसे ही तुम फोर्स हटा दोगे उसका डिफॉर्मिटी रिपीट, मतलब उसका डिफॉर्मिटी हटेगा नहीं, मतलब जिस शेप में आया उसी शेप में रह जाएगा। मान लो एक फ्लावर डो लिया, ठीक है, आटे का गुल्ला ले लिया आप, ठीक है, उसको ऐसे अगर उंगलियों से ऐसे स्क्वीज करोगे तो क्या होगा, वो उसका शेप बदल जाएगा, बदलेगा ना। अच्छा, जैसे ही तुम अपने हाथ से उस डो को रख दोगे, अपनी उंगलियां वहां से हटा दोगे, क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल राउंड शेप में आएगा क्या, नहीं आने वाला, उंगलियों का शेप रह जाएगा वहां पे, ठीक है ना। ये है प्लास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। देखो इलास्टिक प्रॉपर्टी है उल्टा, रबर का अगर बॉल होता उसको अगर तुमने ऐसा स्क्वीज किया होगा तो क्या होता, उंगलियों का शेप, जैसे तुम हाथ से उसको रख दोगे वापस वो राउंड हो जाएगा ना, मतलब अपना पुराना शेप रिटेन करने का जो प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। सेरेना सो गए, ध्यान से देखो, इलास्टिक वो ऐसा बाबा देखा, पॉइंट्स से देखा, और जो भी बकवास कर रहा है चुप। ओके, तो ये प्लास्टिक प्रॉपर्टी हमको चाहिए नहीं इस साल, वो तुम क्लास 8 सॉरी क्या बोल रहा हूँ, क्लास 11 में जाके पढ़ोगे वैसे फिजिक्स में, वो अभी छोड़ो। तुमको याद रखना है कि मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी ये दोनों प्रॉपर्टीज एक्चुअली कोरिलेटेड प्रॉपर्टीज है, ठीक है, दोनों कोरिलेटेड प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो अगर तुम कंप्रेसिव फोर्स यूज कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट हील शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, यह है मेलिएबिलिटी। अगर तुम टेंसाइल स्ट्रेस यूज कर रहे हो तो वो ऐसे खींच के एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टाइलिटी, मतलब एक मेटल पीस को लिया, दोनों तरफ से ऐसे खींचने लगे, हाथों से खींच के नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो मेटल है, च्युइंगम नहीं है ना, तो हाथों से नहीं होगा। बट अगर मोटे मशीन से, ऐसे हैवी मशीन्स होते हैं, यूटीएम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते हैं ऐसे, उनसे अगर तुम ऐसे इसको खींचोगे तो वो धीरे 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 ऐसे खींचता हुआ एक वायर जैसा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टाइलिटी ऑफ मेटल्स, ठीक है, याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ओके। नाउ देखो उसके बाद हमारा प्रॉपर्टी आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हमको पता है मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स, ऐसे मेटल्स तुमको दिख जाएगा जिस पर रेजिस्टेंस हाई होता है, उसका रेजिस्टेंस हाई है, वो इंसुलेटर नहीं है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, वो इंसुलेटर की कैटेगरी में नहीं आ जाता, उसका मतलब ये नहीं, ठीक है। तो ऐसे अजीब अजीब एग्जांपल्स देके बताना प्लीज, ओके, कोई तो देके आया है लास्ट एग्जाम, ये ध्यान रखो नेक्स्ट टाइम, ओके।
देखो एक स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखा है, मरकरी एंड लेड हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। लो कंडक्टिविटी है, हाई रेजिस्टेंस है, उसका मतलब ये नहीं है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। कंपैरेटिवली बाकी मेटल से बहुत कम होगा, उसको हम कोई कंडक्टर के तरह किसी सर्किट में यूज नहीं करेंगे ऑब्वियसली, बट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में केपेबल है, ऐसा नहीं है कि करता ही नहीं। ठीक है, ये एक बात। इसके साथ रिलेटेड टॉपिक होगा हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। सारे मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के, हीट कंडक्ट करने में केपेबल होते हैं मेटल्स, ये हमको पता है। ठीक है ना, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक यहाँ पे लस्टर, मतलब मेटालिक सरफेस को पॉलिश करके उसको शाइनी अपीयरेंस डाल सकते हो। ठीक है, मिरर लाइक फिनिश डाला जा सकता है मेटालिक सरफेसेस में, उसको लस्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स। अभी सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चंस कम ही आते हैं, बट फिर भी ये पूरा याद रखो, क्योंकि इनडायरेक्टली और बहुत सारे केसेस में इसके छोटे छोटे क्वेश्चन बना के, एक्सेप्शन से लेके क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, याद रखो ना। अभी जाएंगे हम नॉन मेटल्स के केस में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ध्यान से देखना। नॉन मेटल का केस क्या होगा? नॉन मेटल, पहला पॉइंट, नॉन मेटल्स आर ब्रिटेल इन नेचर, मतलब नॉन मेटल में अगर तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो नॉन मेटल फोर्स के एप्लीकेशन से टूट जाएगा। ब्रिटेल का मतलब क्या होता है? वो फोर्स लगते ही वो टूट के बिखर जाएगा। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा, फोर्स लगते ही वो टूट के छोटे छोटे पीसेस में टूट बिखर जाएगा। इस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस इन नेचर, मतलब उसमें कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं रहता। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट उसमें एक्सेप्शन है। ग्राफाइट, जो कि एक बहुत ही एक कार्बन का एलोट्रोप होता है ग्राफाइट, ठीक है, वो उसके बारे में चैप्टर 4 में डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो अभी मैं उतना बोलने नहीं वाला हूँ। ग्राफाइट एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इतना अच्छा है कि इसको हम जनरेटर्स में और सर्किट्स में यूज भी करते हैं। ठीक है, इतना बोल देता हूँ कि ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है ये याद रखो। ठीक है, ग्राफाइट के केस में एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है जब कार्बन कार्बन कंबाइन करता है। इसमें कैसे करता है, क्या ऐसा बॉन्डिंग होता है इनके बीच, ये सारे डिटेल्स हम चैप्टर 4 में वैसे ही पढ़ने वाले हैं, तो अभी नहीं बोलूंगा, अभी वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ग्राफाइट के केस में मतलब फ्री रह जाता है, उसके वजह से ग्राफाइट बिकम्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्राफाइट के केस में। ठीक है, देखो नॉन मेटल में सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, वो कंडक्ट नहीं करते, बट ये एकमात्र ये ग्राफाइट कंडक्ट करता है, याद रखो। नाउ उसके बाद नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, बिकॉज थोड़ा सा भी उसमें फोर्स लगा दिया तो वो मतलब ऐसे वायर शेप में नहीं आने वाला, वो क्या होगा? पहला पॉइंट ब्रिटल, ये टूट जाएगा। ठीक है, फोर्स के, यस, डायमंड में कम करता है कंपैरेटिवली देन नॉर्मल कंडक्टर ऑफ थर्मल कंडक्टर। ऐसे तुम बोलोगे तो मिट्टी के बर्तन में भी हम खाना पका सकते हैं, है ना? हाँ, पका सकते हैं, हाँ, मिट्टी के बर्तन में खाना पका सकते हैं, पकाते भी है। ठीक है, बट वो अच्छा कंडक्टर नहीं है। देखो मैं किस लिए बोल रहा हूँ, देखो स्ट्रक्चर उसका ऐसा होता है कि जिस जगह को गर्म करोगे वो जगह गर्म होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, कंडक्शन थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रीजन तक हो जाएगा, ठीक है, बट एट अ लार्जर एक्सटेंट जो मेटल्स में होता है वो नहीं होता। मतलब मेटल का एक रॉड ले लो इस पेंसिल की तरह, अगर ठीक है एक साइड से गर्म करना शुरू करोगे तो थोड़ी ही देर में यहाँ से कंडक्ट होते हुए तुम्हारे उंगली तक गर्म हो जाएगा। ठीक, वो काम नॉन मेटल्स में नहीं होता। ठीक है, यही काम नॉन मेटल में, वो डायमंड हो या फिर कुछ भी हो जाए, उसमें होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इस वजह से देखो
मिट्टी के बर्तन में खाना क्यों पका सकते हैं, कंडक्टर वो भी नहीं है, बट उसका शेप बहुत थिन होता है, नीचे से जब गर्म कर रहे हो तो उतना जगह ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा, ठीक है, उतना भी खराब कंडक्टर नहीं है, ठीक है, उतना तो एयर भी होता है जो कि वन ऑफ द वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है, वो भी उतना गर्म तो हो ही जाता है। ये हमारा कंसेप्ट। तो कंपेयर करें तो थर्मल कंडक्टर नहीं बोल सकते इन चीजों को, ठीक है। देखो डायमंड एक टेक्नोलॉजी है, अभी बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स देख रहे हैं कि डायमंड के चिप्स बनाने की कोशिश किए जा रहे हैं, मतलब डायमंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी है थोड़ा बहुत, उतना अच्छा नहीं, बट वो मेमोरी होल्ड करने में केपेबल है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बजाय बिना नहीं होता, मतलब है किया जा सकता है, उस हिसाब से नहीं बोल सकता, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डायमंड का एक सर्किट बना दूंगा तो वो काम करेगा, ऐसा नहीं ना, वो हम किछु नहीं। ओके नाउ ध्यान से देखो, ओके। अभी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम डक्टिलिटी में जैसे बोला, सेम केस हमारा मेलिएबिलिटी में भी जाएगा, ठीक है। मतलब किसी एक नॉन मेटेलिक पीस, मतलब चारकोल ले लो, उसको अगर हथौड़े से मारेंगे तो क्या वो चपटा होके शीट जैसा बनेगा, नहीं, टूट के एकदम पाउडर पाउडर बन जाएगा ना, है ना, समझ में आ रहा है। सो ये मेलिएबल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नॉन मेटल्स ब्रिटल होता है, ठीक है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, दे कैन नॉट बी डक्टाइल और मेलिएबल इन नेचर, उसका ब्रिटल लिमिट बहुत नीचे है, आराम से टूट जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, नॉन मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन एनी थ्री स्टेट, मतलब नॉन मेटल्स में तुमको सॉलिड लिक्विड गैस थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है, ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मिल जाएगा, यही पॉइंट यहाँ पे बोलते रहते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट तुम्हारा क्या बोल रहा है, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उसका एक्सेप्शन है हमारा प्यारा सा ग्राफाइट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, 3650 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखना ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसलिए लिख के रखा है यहाँ पे, ये आता रहता है। नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द नॉन मेटल तुमको गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। और जो 6 नॉन मेटल तुमको सॉलिड फॉर्म में मिलता है उसको भी तुम मतलब कन्वर्ट कर सकते हो, उतना भयानक हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए होता, ठीक है। कार्बन एक्सेप्शन है, प्योर फॉर्म कार्बन का इग्निशन टेम्परेचर लो होगा, ठीक है, वो जल जाएगा बिफोर इट कन्वर्ट्स इनटू एनीथिंग एल्स, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना तुमको, नहीं समझ में आ रहा है, मतलब देखो कार्बन का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है कंपेरेटिवली, तो उसको तुम मेल्ट करवाने की कोशिश करोगे नॉर्मल कंडीशंस में तो मेल्ट होने से पहले आग लग जाएगा उसको, ठीक है, उसको तुम हाई प्रेशर में विदाउट ऑक्सीजन कोशिश करते रहोगे तो एकदम, तो फिर काम नहीं, वैसा बोलोगे तो डायमंड को भी हम जला सकते हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू मैन, है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू अस, ठीक है, मतलब सबसे हार्ड होता है, ये इतना हार्ड है कि उसको काटने के लिए तुमको दूसरा डायमंड चाहिए, ठीक है, उसको भी हम जला सकते हैं, नहीं, उसके लिए तुमको लिक्विड ऑक्सीजन के अंदर फेंकना पड़ेगा डायमंड को, वो भी बहुत हाई टेम्परेचर में, और उस टेम्परेचर में स्टील लिक्विड बन जाता है, ऐसे टेम्परेचर में तुमको डालना पड़ेगा, तब जाके डायमंड में आग लगेगी, लिक्विड ऑक्सीजन, हाँ सूंघ सकती है, वो जैसे तेरे लंग्स में जाएगा फिर से गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि तेरा बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई है, तेरा बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई है, जैसे ही तेरे लंग्स में जाना शुरू हो वो वापस लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आ जाए, कर सकती है, बट हाँ उसका साइड इफेक्ट रहेगा क्योंकि वो बहुत प्योर फॉर्म में है और वो एक तरह से बॉयल हो जाएगा तेरे नाक के अंदर, ठीक है ना, तो उस वजह से हाँ उससे तुझे गर्मी नहीं लगेगी, बट वो जो सेंसेशन है वो अच्छा नहीं होगा, धसल तोड़ भी सकता है, मतलब फाड़ भी सकता है, तो वो कोई किसी भी पागल ने ये किया नहीं है आज तक, तो करेगी तो हमको बोलना कैसा लग रहा है, ठीक है, बट हाँ कर सकती है, टेक्निकली स्पीकिंग कर सकते हो। नाउ नाउ नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, ऑब्वियसली नॉन मेटल में हिट करोगे तो तुमको मतलब साउंड हो, रिंगिंग साउंड नहीं है, ये याद है, कोई कहीं कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट, ये क्वेश्चन केस स्टडी में आया था कहीं पे,
मुझे इतना याद है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा पीवाईक्यू में, बट क्वेश्चन कुछ ऐसा था केस स्टडी में कि नॉन मेटल्स में भी हिट करोगे तो तुमको साउंड तो मिलेगा, तो फिर सोनोरस क्यों नहीं है? रीजन तुम ऐसे एक्सप्लेन करोगे, नॉन मेटल्स में रिंगिंग साउंड नहीं होता। सोनोरोसिटी का मतलब साउंड निकालना नहीं है, सोनोरोसिटी का मतलब रिंगिंग साउंड निकालना, ठीक है, वो याद रखना है, ठीक है। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्शन डायमंड है जो कि एक एलोट्रॉप है कार्बन का, ये थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला है, इट इज द हार्डेस्ट इन सब्सटेंस नोन टू अस, ठीक है। अच्छा, আমরা জানি ইন সায়েন্স কোন জিনিসটা নাই কইয়া দেওয়া ঠিক না, ঠিক আছে, আমরা জানা উচিত, ওকে, এখন পর্যন্ত ডিসকভারড না, ওকে। নাও non-metals have generally low density, non-metals में डेंसिटी बहुत लो होता है, इसलिए गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है तुमको, समझ में आ रहा है? जो कि सॉलिड फॉर्म में हो उसका भी डेंसिटी कम ही होता है, ठीक है, एक्चुअली कम होता है। तुम प्रैक्टिकली देख सकते हो सल्फर वल्फर वो सब तुमको वॉल्केनिक नदियों के माने वॉल्केनो जहाँ पे हो उन जगहों पे नदियों से ऐसे बहते हुए मिलेंगे, एक्चुअली इस वही से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तुम दोनों पागल हो गए हैं? आ चुका, सामने आओ, टीम तोड़ना जरूरी है, सामने आओ, तो उसको सामने लाओ, दोनों सामने आ जाओ, बट बातें मत कर, फोकस करिए आप, ओके। ये बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है, ये मेमोराइज कर लोगे एक अच्छे से। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांसेस अभी कम हो गया है, पहले बहुत आता था, हमारे टाइम पे तो बहुत आता था। फास्फोरस सॉलिड, ओके, हाँ, फास्फोरस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। फास्फोरस ऐसा रिएक्टिव नॉन मेटल है कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही वो आग पकड़ने का टेंडेंसी रखता है, तो उसको स्टोर कैसे करते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि उसको स्टोर कैसे करते हैं, बट उसको स्टोर कैसे करते हैं? हाँ, अंडर केरोसिन, अंडर वाटर, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। পড়াশোনা করতেছে বাচ্চা, হ্যাঁ, তো ফসফরাস কইছি তো আমি, হোয়াইট হ্যাঁ, কারেক্ট আনসার, ঠিক কইছিস, হ্যাঁ ঠিক কইছ, ঠিকই কইছিস, না না ঠিকই কইছিস। এই बच्चों देखो, यहां तक पॉइंट्स क्लियर है। नेक्स्ट हम चले जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से। पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी, अभी पहला सेट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स ऐसे चीज है जो बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेंगे, मतलब वो टेक्निकली कैटायंस बनाने हैं उनको, ठीक है। जैसे ही वो केमिकल रिएक्शन में जाएगा वो कैटायन बनाएगा, ठीक है। जितने भी मेटल्स तुमको दिखेंगे सारे के सारे पॉजिटिव आयंस पे दिखेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख के रखा है, तुम लोगों ने बहुत बार मेमोराइज भी किया है, ये तुमको पता है पहले से, ठीक है। सिमिलरली अगर नॉन मेटल्स के केस में देखोगे, नॉन मेटल्स बेचारे सारे के सारे हम नेगेटिव आयंस बनाते हैं, ठीक है, एनायंस बनाते हैं। एक बेचारा एक्सेप्शन हमारा प्यारा सा हाइड्रोजन रह जाता है जो कि पॉजिटिव आयन बनाने में केपेबल है, उसका नेगेटिव आयन भी बनता है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का सिर्फ पॉजिटिव ही बनता है, नेगेटिव भी है, ठीक है, बट पॉजिटिव भी बनता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है यहाँ, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान है, आसान है ना, ठीक है। देख लो अभी मेटल्स के केस में, अगर सेकंड प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में अभी जा रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया तो हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोल रहा हूं मैं, और तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो कुछ,
अगर हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन बचपन से पढ़ के आ रहे हो, राइट? ठीक है ना? ऐसे ही बाकी सारे मेटल्स के केसेस में ऐसे, ठीक है? कोई भी मेटल का एग्जांपल ले लो। हाँ बोल। बैलेंस करेंगे। तुमको बैलेंस करने में क्यों पढ़ा होगा? चल कर गए, खुश है अभी? हाँ बैलेंस करके ही तुम लोग लिखोगे। मैं थोड़ा रश में हूँ, मैं करके जा रहा हूँ, ठीक है? देख लो। अच्छा देख, हाँ चुप अभी तो फर्स्ट बेंच में। दूसरी बार अगर मुंडी इस तरफ से उस तरफ हिलाया तूने, लिख रही है सारे सच्ची? अच्छा देखो, আচ্ছা আচ্ছা সব ঠিক আছে। এটা নোটস হই দেখ, নোটসটা লই। হ্যাঁ নোট থেকে বোরিং লাগে এই লেখা। বাহ ভিডিও অলপ ভিডিও এলে এরকম করছে। প্রি বোর্ড তো ডিসেম্বর হবে। হ্যাঁ বলেছিস চারবার এই নিয়ে, জানি এর আগে শেষ করে দেবো, চিন্তা করিস না, জানি। হ্যাঁ 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 সানডে সানডে। হ্যাঁ কার? তোর স্কুলে তুই অক্সিলিয়ামে পড়ো? তুই তো অক্সিলিয়ামে পড়ছ না? হ্যাঁ আরে না ও বলে হ্যাঁ এটাই চিন্তি দেখবে। ওকে হ্যাঁ আমরা একটাই, আমরা টাইম নেই। তোরা ভালো মানুষ। ओके ठीक है, बेसिक याद रहेगा। कंफ्यूजन? अच्छा मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा मेटल ऑक्साइड का? हाँ मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है, ठीक है? एट द सेम टाइम अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हमेशा हमारा एसिडिक रहता है, ठीक है? जैसे ही कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, हमको जो ऑक्साइड मिलता है वो है एसिडिक इन नेचर। अभी वो पहला वाला एग्जांपल मैं डाल सकता हूँ, ठीक है? जैसे कि अगर तुम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दो तो तुमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये एक एग्जांपल है हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड का। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल होगा हमारा सल्फर को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दो तो हमको मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है? देखो ये ऑक्साइड्स एक्चुअली एसिडिक है, ठीक है? बट मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ, अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड को किसी लिटमस पेपर या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह प्रोजेक्ट करके मारूं, क्या वो इंडिकेटर कलर चेंज करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? बट मैं तो बोल रहा हूँ ये एसिडिक है। हाँ करेक्ट, पानी नहीं है। एसिड और बेसिस अपने प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। until unless they are in their aqueous solution या फिर molten state, रिएक्ट नहीं कर सकता तो प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता, सिंपल बात, ठीक है? आइदर molten state में रहना चाहिए या फिर aqueous solution में रहना चाहिए, वरना वो अपना प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? ये भी नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? अभी जैसे ही ये सल्फर डाइऑक्साइड आसमान में उड़ते उड़ते कुछ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर के साथ क्लाउड में जाके मिक्स हो जाता है, इमीडिएटली हमको मिलेगा H2SO3। ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरस है, ठीक है? सल्फ्यूरस एसिड होगा, ठीक है? ये हमारा एसिड रेन का बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है एक्चुअली, इस वजह से एसिड रेन होता है। याद रखो ये क्वेश्चन आता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड्स अगर तुम्हारे नाक से घुस रहा है या फिर कहीं पे लग रहा है तो तुमको एसिडिक फील नहीं होगा कभी, ठीक है? बट हम बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे एसिडिक है। इनफैक्ट उनको अगर कुछ
पीएच इंडिकेटर्स में या फिर एसिड इंडिकेटर, कुछ भी किसी भी तरह के इंडिकेटर में तुम यूज भी करोगे तो तुमको वहां पे कोई इंडिकेटर में चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर वो इंडिकेटर भी कंडीशन है, इंडिकेटर ड्राई स्टेट में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है और मॉइस्चर के बिना कोई भी एसिड अपना प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता, ठीक है, समझ में आ रहा है? याद रखो ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ओके। ये मैंने यहाँ पे कुछ लिख के भी रखा है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। देखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, ये कुछ पॉइंट जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको दिखाया है वो वाले, ठीक है। सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। देखो the oxide of non-metal acidic in nature because the oxides of non-metal react with water to form acid. Immediately acidic property नहीं शो करेगा until unless they react with water. पानी के साथ रिएक्ट करना मैंडेटरी है, नहीं करता है तो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल ये है हमारा जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद सल्फ्यूरस एसिड हमारा यहाँ पे बना के देता है। ऐसे और भी कुछ एग्जांपल्स मैंने नोट में डाल के रखा है, जैसे कार्बोनिक एसिड बनाने का, नाइट्रिक एसिड बनाने का, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेना अच्छे से। हां এটা SO3 है, এটা SO4 है না না, एस মানে সালফার ট্রাইঅক্সাইড কেমন এটা SO3। ও আচ্ছা, ওটা আরেকটা কেস है, ওইটা যদি এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন থাকে তবে, মানে you have to literally blow oxygen into the system. Yes, that's a different thing, that's a different thing. তো CH4 এর মধ্যে H4 আছে, আবার ইথেনের মধ্যে H4 আছে, তো এই দেখা তুই মানে সিমিলার ফ্যাক্ট বানাস তা কিন্তু না, ঠিক আছে। ওইখানে O3 থাকার SO3 এর মধ্যে O3 থাকার মধ্যে ডিফারেন্স আছে না, ওকে। these do not have similar properties at all, okay okay। आई तुम लोग क्या हो गया अभी, ओके। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर एक बार देख लो। अच्छा पहले मेटल्स का देख के आते हैं, देखो। अच्छा ये मेटल्स का रिएक्शन विद ऑक्सीजन समझ में आया हमको? एक बार वापस बोलता हूं, मेटल्स जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। नॉन मेटल जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होता है, सिंपल, ठीक है, याद रखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वही एम्फोटेरिक वाला जो क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अगर कुछ स्पेसिफिक मेटल ऑक्साइड्स जैसे कि जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों तरह से काम कर सकता है। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। ये बोथ बेसिक एंड एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने में केपेबल होते हैं, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होंगे? ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। अगर कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी वो सॉल्ट एंड वाटर निकालेगा, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो हमने एसिड बेस और सॉल्ट पे पढ़ा था, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो भी सॉल्ट एंड वाटर निकालने में केपेबल रहेगा, ठीक है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो हमने एसिड एंड बेस चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक ही टाइम पे एसिड के साथ ही एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है, दोनों प्रॉपर्टी शो करने में केपेबल होंगे, याद रहेगा, ठीक है, ठीक। कोई कंफ्यूजन? ओके। नाउ दो बेसिक याद रखने पड़ेंगे हमको, दो तरह के एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद रखने पड़ेंगे हमको, एक होगा हमारा जिंक ऑक्साइड, एक होगा हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। अच्छा जिंक ऑक्साइड का ये जो पहला रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखो ये, ठीक है। क्यों? मैं एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। एक बार याद, एक बार अच्छे से देख लो ये वाला रिएक्शन।
जिंक ऑक्साइड जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो सोडियम जिंकेट बनाएगा। ठीक है, ये कैपिटल होना चाहिए। ठीक, एक बार देख लेंगे। ठीक है, ये नोट पे भी थोड़ा सा रेक्टिफाई करना है। एन कैपिटल, ओह सॉरी 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 ये कैपिटल होना चाहिए। ओके, ओके, ये रिएक्शन थोड़ा सा अच्छे से याद रखो। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सेट है ये इसको सोडियम जिंकेट बोला जाता है। ठीक है, ये सोडियम जिंकेट है। बाय बेसिक कंसेप्शन ये रिएक्शन ऐसा होगा, याद रखो। ये रिएक्शन आता भी है, इस सॉल्ट का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोल के रखा है। अच्छा, और ये एल्यूमिनियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन भी तुमको याद रखना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, हमारा प्रॉपर्टी सेम है, यहाँ पे प्रॉपर्टी सारे सेम है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एसिड के साथ बेस रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे एसिड ये है, बेस ये है। ठीक है, इन दोनों के रिएक्शन के रिजल्टेंट जो बनेगा वो है एक तरह का सॉल्ट। ये सॉल्ट होगा हमारा सोडियम एल्यूमिनेट। ये एक्सेप्शन है, जनरल लॉ क्या होना चाहिए था, ये भी एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना चाहिए था, मतलब होना चाहिए था सोडियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हुआ क्या? नहीं हुआ। ये स्पेशल रिएक्शन इसलिए बोला, ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये याद रखो। ठीक है, जो रूल्स तुमने चैप्टर 1 में सीखा है वो रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, तो अचानक से रूल देख के अगर सॉल्व करने जाओगे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। सेम यहाँ पे जिंक ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर इन दोनों का जनरल अगर नॉर्मल सारे रूल्स फॉलो करके अगर होता तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना चाहिए था। ये होना चाहिए था सोडियम ऑक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक, हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, बना क्या इसका? सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बना। ठीक है, और रह क्या? वाटर रह गया। ठीक है, तो इस वजह से ये एक स्पेशल रिएक्शन है, ध्यान से याद रखोगे, अच्छे से याद रखना है ये। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर रिएक्शन होता, तुम्हारा अगर बेसिक कंसेप्शन यूज करोगे तो क्या होना चाहिए? सोडियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यही होना चाहिए था बेसिकली। यही तो हमने सीख के आए चैप्टर 1 में, तो यही सीखा था, है ना? रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करके ऐसे डिस्प्लेस किया जाता है। या नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या? उल्टा, एकदम अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, याद रहेगा, और बचेगा सिर्फ वाटर। कोई कंफ्यूजन? ये रिएक्शंस हमको अच्छे से दिमाग में घुसा के रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हमारा आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ये हमको पता है, मेटल अगर पानी के साथ रिएक्ट किया, सारे मेटल पानी के साथ रिएक्ट जिंदगी में कभी नहीं करने वाले। ठीक है, जो करेगा उसमें डिफरेंशिएशंस है, अलग अलग कैटेगरीज है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है सोडियम पोटेशियम, ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा, आग जला देगा, फट जाएगा, धूमधाम करके धुआं निकाल देगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? पानी के में सोडियम मारोगे एकदम फाट से फट जाएगा, पोटेशियम मारोगे आग लग जाएगा। समझ में आ रहा है? विगोरस रिएक्शन, वायलेंट रिएक्शन होगा इनका। समझ में आ रहा है? एंड एज अ रिजल्टेंट हमको जो मिलेगा वो है हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। याद रहेगा? हाँ, याद रखो। जब एक सीक्वेंस का लिखा है। ओके, हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ये विगोरस रिएक्शन करेगा, वायलेंट रिएक्शन करेगा, आग जला देगा, इतना एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और हमारा सॉल्ट रिलीज होगा। सॉल्ट होगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हुआ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हुआ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रहेगा? सेम केस अगर कैल्शियम हो तो कैल्शियम रिएक्ट करेगा,
वो भी विगोरस रिएक्शन है बट उसमें आग नहीं लगने वाला, ठीक है, इसमें वायलेंट रिएक्शन नहीं होगा। विगोरस रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक होगा, हीट निकलेगा, हिजिंग नॉइज निकलेगा, यहाँ पे हमको हाइड्रोजन भी दिखने को मिलेगा, सब कुछ होगा, बट यहाँ पे कोई आग वाग नहीं लगने वाला, ठीक है, याद रहेगा। बट यहाँ पे भी देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना था ना, यहाँ पे कैल्शियम का भी हाइड्रोक्साइड ही बनेगा पानी के साथ रिएक्ट करके, याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम भी पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, हर जगह पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। बट मैग्नीशियम के नीचे जैसे ही तुम चले जाओगे, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, इनमें हाइड्रोक्साइड नहीं बनने वाले, ये बनाएंगे ऑक्साइड्स, याद रहेगा। अभी एक बात याद रखो, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम पोटेशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगा, वायलेंट रिएक्शन होगा, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगा, विगोरस रिएक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। मैग्नीशियम देखो does not react with cold water, it reacts with hot water, ये गर्म पानी ना, स्टीम ना, हॉट वाटर, ओके, ये ल्यूक वार्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला, हाँ, ओके, 100 ना, 100 करेक्ट, ओके। नाउ ये याद रखोगे, मैग्नीशियम रिएक्ट कैसे करेगा, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। तो वापस रिपीट करता हूं, सोडियम, पोटेशियम, एक बार याद रखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे चीजें क्या बनाएंगे, सोडियम ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाएगा, याद रहेगा। बट उसके नीचे जैसे ही आ जाएंगे रिएक्टिविटी चार्ट में, मैंने यहाँ पे एक रिएक्टिविटी चार्ट भी कहीं पे तो रखा था, हाँ यहाँ पे रखा है, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तक, यहाँ तक हमको ठंडे पानी के, सॉरी, यहाँ तक ठंडे पानी के साथ रिएक्शन दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ठंडे पानी के साथ रिएक्शन दिखेगा, यहाँ तक हमको हाइड्रोक्साइड बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे इसके नीचे चले जाओगे, जिंक से आयरन, ये सारी चीजें ऑक्साइड्स बनाने लगेंगे, ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, ठीक है, और ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये करेगा स्टीम के साथ रिएक्ट, किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, याद रखोगे ये चीजें, ठीक है, देख लो यहाँ पे, they will you have to pass steam over red hot iron, उसके बाद रिएक्ट करेगा आयरन, आयरन इतनी अच्छे जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, बट एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है, बस नॉर्मल है, नॉर्मल स्टेट में स्टीम आ रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक वाटर टेम्परेचर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बट आयरन ऐसा नहीं है, आयरन को गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद स्टीम लाना पड़ेगा, मतलब गर्म आयरन के ऊपर से स्टीम पास होगा तब जाके वो रिएक्ट करेगा, तो तुम बोल सकते हो रस्टिंग कैसे होता है, रस्टिंग ओवर द टाइम बहुत साल लग जाता है रस्ट होने में, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, उस पर सिर्फ वाटर के साथ नहीं, वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, याद रखो, बेसिकली ऑक्सीजन, रस्टिंग ऑक्सीजन, ठीक है, the full salt's name is ferrous oxide, मतलब both of the salts are there, ferric oxide and ferrous oxide are both of the salts are there, okay, ये क्वेश्चन के टाइम पे पढ़ेंगे ध्यान से। अच्छा अभी यहाँ पे देखो, ये याद रहेगा, अभी ये याद रखो, ये जो हाइड्रोजन के नीचे वाले जो बंदे हैं यहाँ पे, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन के नीचे वाले जो सब्सटेंसेस हैं ये पानी के साथ नहीं रिएक्ट करने वाला, ठीक है, ये वाले करेंगे, ठीक है, ये वाले क्या करेगा, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यहां से तुमको गर्म पानी चाहिए, यहां से तुमको स्टीम चाहिए, और ये यहां से तुमको स्टीम के साथ मेटल को भी गर्म करना पड़ेगा, ठीक है, याद रहे हाइड्रोजन के नीचे ये रिएक्शन ही नहीं होगा पानी के साथ, नो रिएक्शन, याद रहेगा, क्लियर, वापस याद रखो, यहां से यहां तक तुमको
यहां से यहां तक तुमको हाइड्रोक्साइड H2O मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके नीचे तुमको ऑक्साइड्स मिलेंगे, ठीक है, याद रखना है अच्छे से, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? यहां तक क्लियर है? ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे जाके बच्चे अटक जाते हैं। नाउ यही वो क्वेश्चंस यहां पे मैंने लिख के भी रखा है। अभी कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल क्वेश्चन जो आते रहते हैं और यहीं पे सारे बच्चे गड़बड़ करके आ जाते हैं, ठीक है। ये पोटेशियम और सोडियम, ये सारी चीजों को जब पानी में डालते हो, रिएक्शन जो लास्ट टाइम क्लास 8 में जो बच्चे थे, जो तुम लोगों ने देखा था उस सेगमेंट में, पानी के ऊपर वो रिएक्शन वो मेटल तैरता है, देखा है? मैं एक दिन दिखा दूंगा, प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, ठीक है, डब्बा लाके मैं दिखा दूंगा, ठीक है। पानी के ऊपर मेटल तैरता रहेगा, क्यों? क्वेश्चन आता है, why does these metals float on top of the water surface when they are reacting with water? कौन बोलेगा? सही ना? कौन बोल पाएगा? ये मेटल्स पानी के सरफेस के ऊपर तैरता क्यों? ना ऑक्सीजन को वैल्यू तू, किसका डेंसिटी? मेटल का डेंसिटी पानी से कम है। अबे डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, बॉयंसी डेंसिटी कम नहीं है बेटा। ना हाइड्रोजन गैस का बबल निकलता है, इसलिए रिएक्शन में तुमने यहां पे देखा है ना, मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। इन हाइड्रोजन गैसेस के वजह से ये बबल्स बनेंगे और उन बबल्स के वजह से ये मेटल तैरता रहेगा। समझ में आया? सच्ची क्या बोला मैंने अभी? सचुमा कौन सा गैस? अबे दिलाक्षा में तो ढील मारूंगा तसे अंते तोरे को ये नहीं समझ सकते। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। बेटा ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्या हुआ तुझे? हाँ नींद आ रही है? ऐसा ऐसे कैसे चलेगा? है फुल लिसनिंग है तो आंसर ठीक ठाक तू फोकस कर है तो आंसर ठीक ठाक दे तू फोकस कर। ये मत जला, साउंड डिस्टर्ब करता है। अच्छा ओके नेक्स्ट याद रहेगा ये। Why does this metal pieces float on top of water when they are reacting with water? Because of the release of hydrogen gas bubbles. Okay? ये याद रखो. Okay? अच्छा. No. But in that case you are not using cold water, ना बाबा? Cold water में. एक तो कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, उसके बाद छोड़िए। ओके नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, जब भी मेटल्स किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। लिखा है यहाँ पे बड़ा इतने बड़े बड़े अक्षरों में, फिर बोल दिया वाटर। यस डाइल्यूट एसिड। ओके concentrated one but depends on the amount of concentration. Okay
depends on the amount of consumption. Generally we use dilute acid because the rate of reaction becomes better. That the amount of যদি জলের সংখ্যা কম হয় রেট অফ রিঅ্যাকশন কম হয়, এখানে কিন্তু উল্টা কাজ করে। ওকে, হ্যাঁ, টাইপ অফ সল্ট ইন সার্টেন কেসেস চেঞ্जेस। ओके, ये कुछ चीजें याद रखना। थर्ड बेंच से कंटिन्यूअसली आवाज आ रहा है, तुम लोगों को आज क्या हुआ है? ওকে, এটা যদি কমাই তো পেছনের তারা দেখ। ओके, कुछ स्पेसिफिक एक स्पेशल कंडीशन जो हमने लास्ट टाइम भी बोला था, एक बार लास्ट चैप्टर में भी देखा था, लास्ट टाइम जो ये चैप्टर करवा रहा था तब भी एक बार बोला था, एक बार ध्यान से देखो। सारे एसिड्स जब भी कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि देखो कि हमारा सोडियम अगर हमारा HCl के साथ रिएक्ट कर जाए तो हमको मिलेगा सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, है ना, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हमारा सोडियम वापस अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाए तो बनेगा सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। मतलब बेसिकली हमारा ये सॉल्ट एंड वाटर वाला, सॉरी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है हर एक केस में, है ना। बट जैसे ही हम नाइट्रिक एसिड में आ जाएंगे, नाइट्रिक एसिड कभी भी किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा तुम्हारे पास, जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये जिंक नाइट्रेट वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, वाटर और उसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसा बनाता जाएगा, कभी कभार NO भी बना देता है, ठीक है। समझ में आया? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये वाटर क्यों बनाता है, ये क्वेश्चन आता है, वाटर क्यों बना देता है? हाइड्रोजन गैस बनाना चाहिए ना, रूल्स तो वही बोलता है हमको, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। क्यों बनाता है? क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनता है, नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है एक्चुअली, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसका कंसेप्शन यहाँ पे बोल के रखा है हमने। नाइट्रिक एसिड इज एन एक्सेप्शन इन एसिड्स फॉर द रिएक्शन विद मेटल। Metal do not give hydrogen gas with nitric acid because nascent oxygen oxidizes H2 to form H2O, and this property makes HNO3 an oxidizing agent। अभी बोलोगे nascent क्या है? मतलब freshly prepared oxygen ion, ठीक है। एकदम अभी रिएक्शन से टूटा हुआ ऑक्सीजन जो निकला, वो ऑक्सीजन जाके इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसको वाटर बना के छोड़ देगा। इस वजह से नाइट्रिक एसिड हमारा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखो, ठीक है। जैसे ही ये रिएक्शन होता है, नाइट्रिक एसिड टूट के यहाँ से एक ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन नया बना हुआ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके उसको तोड़ के फिर से रिकंबाइन करके हमको वाटर दे देता है, ठीक है। ये याद रखना है। यहाँ पे बहुत सारे चेन रिएक्शंस हैं जो तुम हायर क्लास में जाके पढ़ोगे, पढ़ना ही पड़ेगा, क्लास 11 में है ये टॉपिक। एक बार अभी जरूरत नहीं है, अभी इतना याद रखो चलेगा हमारे लिए, ठीक है। अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, वो सारे दिखा रहे, क्लियर। नाउ मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा
तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनाना आसान है, ठीक है, हाइड्रोजन को हटाएंगे, उसके जगह पे मेटल को बिठा देंगे, बन जाएगा हमारा सॉल्ट। सिंपल है, ठीक है। जिंक हाइड्रोजन को हटा के नाइट्रेट के साथ बैठ जाएगा, तो ZnNO3, जिंक का वैलेंसी 2, तो 2 लगा दिया, खत्म, जिंक नाइट्रेट बन गया। क्लियर है, आसान है। अभी उसके साथ हाइड्रोजन रिलीज हुआ था, करेक्ट है, बट वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बन जाएगा वाटर, ठीक है, हमको मिलेगा वाटर, और बच जाएगा ये NO2 रह जाएगा, NO2 निकल जाएगा। याद रखो ये स्पेशल रिएक्शंस हैं, ठीक है। बट इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। असली लॉ क्या था, मेटल्स के साथ अगर एसिड रिएक्ट करता है तो हमको मिलेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इस एक्सेप्शन का निकला नाइट्रिक एसिड, जो कि मेटल्स के साथ अगर HNO3 रिएक्ट करता है तो हमको मिलेगा सॉल्ट एंड H2O, ठीक। अभी इस एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन है, वो है मैंगनीज एंड मैग्नीशियम मेटल के साथ अगर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो वो मैंगनीज और मैग्नीशियम इतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है कि वो वाटर बनने नहीं देता, वो रिड्यूस करके उसको वापस हाइड्रोजन गैस बना देता है। यहाँ पे 3 चीजें हैं जो याद रखना है, ठीक है, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है यहाँ, ठीक है। देखो मैग्नीशियम अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन है। हाँ, यहाँ पे डबल एक्सेप्शन है। हाँ एक्सेप्शन का, हाँ बोल, वापस बोल रहा हूँ, एक बार देखिए, ठीक है। जनरल फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, मेटल्स के साथ अगर हमारा एसिड रिएक्ट किया तो हमको मिलेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक। इस चीज का एक्सेप्शन क्या है, अगर मेटल के जगह पे नाइट्रिक एसिड आ गया, सॉरी एसिड के जगह पे नाइट्रिक एसिड आ गया, तो कोई भी मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाता है तो हमको मिलेगा सॉल्ट ऑब्वियसली, बट हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन गैस के जगह पे मिल जाएगा H2O, और इसके साथ कभी कभार NO2 या फिर NO ऐसे मिलता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेटल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ऐसा होता रहता है, ठीक है। देखो यहाँ अभी इस एक्सेप्शन का एक दूसरा एक्सेप्शन है, नाइट्रिक एसिड हर एक एसिड के साथ ये करेगा, दैट इज ट्रू, बट अगर नाइट्रिक एसिड मैंगनीज या फिर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, ये है मैग्नीशियम, ये है मैंगनीज, अगर इनके साथ रिएक्ट कर गया तो सॉल्ट बनेगा, ठीक है, बट वाटर नहीं बनेगा, बनेगा हाइड्रोजन गैस। अब एकदम ओरिजिनल लॉ आ जाएगा वापस, ठीक है। ये तुमको सीबीएसई में नहीं पूछेगा कि क्यों, बट मैं बोल देता हूं, ये मैग्नीशियम और मैंगनीज रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर जाता है, इस वजह से होता है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, हाँ, बट ये वाला पूछा था कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रहेगा, कंफ्यूजन, ओके। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट, ये आसान है, ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लास्ट टॉपिक है मेटल पार्ट का, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट, मेटल अगर सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है, अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है तो मेटल अगर हाईली रिएक्टिव है तो सॉल्ट का मेटल हटा के खुद बैठ जाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा वहां पे, ठीक है। देखो यहां पे लिख के भी रखा है मैंने, अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है, सॉरी रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट ऑफ अदर मेटल्स डिपेंड ऑन हाउ मच रिएक्टिव द मेटल्स आर, ठीक है। जैसे कि अगर हमको मिलता है जैसे सोडियम के साथ अगर हमको मिला के कुछ तो सॉल्ट, तो मुझे सोडियम के साथ क्या दूं, टाटा सॉल्ट, NaCl, वाह बेटा, वाह बेटा, इससे बेहतरीन क्या ही हो सकता है, Na रिएक्टिंग विद NaCl, आंसर भी NaCl। बेटा सॉल्ट बोला था, एसिड को नहीं, पोटेशियम रिएक्शन होगा तुमको लगता है, अच्छा ठीक है लिख देंगे, KCl, बोलो मुझे रिएक्शन होगा, तो पागल है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसे ही होता है, बैच के बीच में अगर बक 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 बक
देखिए यहाँ पे कौन सा वाला रिएक्टिव है, पोटेशियम, तो पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम को हटा पाएगा ये? नहीं हटा पाएगा। क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा? नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है इस केस में। तो कहां पे होगा रिएक्शन? अगर हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, उसके साथ अगर हमने पोटेशियम लगा दिया तो हमको मिलेगा ना पोटेशियम ऑक्साइड। या फिर अगर हमारे और कैल्शियम ऑफ कोर्स, या फिर अगर हमारे पास है सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेटा सॉल्ट के साथ मेटल का रिएक्शन है, सॉल्ट के साथ सॉल्ट का रिएक्शन नहीं है। मैग्नीशियम अगर है हमारा सोडियम, तो हमारा क्या होना चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ हमारा कैल्शियम बेचारा पड़ा रहेगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चैप्टर 1 से पढ़ के आ रहे हैं ना, आसान है, कुछ नहीं, दैट्स इट, डन, मेटल्स खत्म। नॉन मेटल 2 मिनट लगेगा, देख लो एक बार अच्छे से, सब कुछ ऑपोजिट और ज्यादा कुछ रिएक्शन है ही नहीं। देखो पहला रिएक्शन हमने देख भी लिया है, मैं अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न आउट हो जाता है तो एसिडिक, क्या एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, राइट? वो एसिडिक ऑक्साइड कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा जब तक वो खुद पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। यही हमने देखा है, थोड़ी देर पहले ही देखा था, है ना? ओके, अभी नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। पानी के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन कैसे होता है? होता ही नहीं है। समझा? नहीं होता, डज नॉट रिएक्ट। समझा? अबे नहीं, रिएक्शन नहीं होता, क्या कर रही है? नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिंपल, ठीक है? नॉन मेटल पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। इतना ही इनर्ट होता है पानी के साथ नॉन मेटल्स कि फास्फोरस जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाता है, व्हाइट फास्फोरस को अगर ऐसे रख दोगे उसमें फट से आग लग जाएगी कुछ देर में, अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन टेंपरेचर में ठीक है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा नहीं, हाँ ऐसे ऐसे ओपन रख दो, आग लग जाएगा, फटेगा नहीं, आग लग जाएगी मेरे सर पे। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन, कभी कभार लगता है कि मैं व्हाइट फास्फोरस सर पे लेके घूमूं ताकि आग लग के मैं मर ही जाऊं एक दिन, ताकि ऐसे क्वेश्चन ना सुनने पड़े मुझे। अबे पागल इंसान, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? किसकी बात कर रहा हूँ? मेटल, फास्फोरस क्या है? मेटल है, वाटर है फास्फोरस। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं ये नहीं पढ़ाना ऐसे। ओके फोकस। नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। कौन नहीं करता? नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। फास्फोरस एक हाईली रिएक्टिव मेटल, नॉन मेटल है, ठीक है? वो जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है उसमें आग लग सकता है, तो उसको रखा जाता है। उसको स्टोर कैसे करेंगे? ऑक्सीजन तो हर जगह पे है, कैसे करते हैं? पानी के अंदर डाल के रखते हैं उसको। तो ये केस है, नॉन मेटल्स एसिड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करता, ठीक है? आसान है, नो रिएक्शन, सिंपल, ठीक है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, ये भी डिपेंड करेगा कौन सा नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है उसके ऊपर, ठीक है? अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन होगा, नहीं है तो रिएक्शन नहीं
नहीं होगा, दैट्स सिंपल। यस, सिंपल। ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज थे। ये हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज थे सारे के सारे।